हेलो स्टूडेंट्स, सीटेट में रिजल्ट लाने के लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो बनाना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में सीटेट में जो पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्न हैं उसका इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटली आपको 30 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सीडीपी का होगा, तो आप लोग भी इस 30 क्वेश्चन को देखें और आप उत्तर दें और अपने आप को मूल्यांकन करें कि हम इस 30 क्वेश्चन में कितने प्रश्नों का सही जवाब दे सकते थे। और चलिए सभी क्वेश्चन का एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आपने पढ़ा होगा, उसमें पूछा जा रहा है जो नहीं है। पहला ऑप्शन जो है आपके सामने, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। तो दूसरा है ऑप्शन, विकास ऊपर से नीचे की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो विकास के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को बता दें कि विकास जो है शीर्षाभिमुख सिद्धांत जो कहते हैं वो सिर से पैर की ओर जाता है। तो ये आप बिल्कुल सही ऑप्शन है। आनुवंशिकता और संपोषण आपने पढ़ा होगा, जो आनुवंशिकता और वातावरण, तो यहाँ संपोषण का संबंध वातावरण से है, ये भी बात सही है। और विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये वैगोत्स्की का कहना भी था। इसलिए तीनों ऑप्शन जो सही है यहाँ निगेटिव पूछा जा रहा है और इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है एक आयामी नहीं है बल्कि विकास बहुआयामी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग भी एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते जाएंगे और अपने आप का मूल्यांकन करेंगे कि आखिरकार हम इस 30 प्रश्न में कितने नंबर, यदि सीटेट में यही क्वेश्चन आ जाता तो हम कितने नंबर ला सकते थे। यहाँ पूछा जा रहा है शीर्षगामी सिद्धांत। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत आप जानते ही होंगे। इसका जो क्षेत्र है वो किस पे लागू होता है? क्या यह गामक विकास है या भाषा विकास है या संज्ञानात्मक या फिर नैतिक? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है, शीर्षगामी सिद्धांत ये जो है आपका किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग है? तो गामक विकास के अंतर्गत आता है। ये आपको भाषा या संज्ञानात्मक या फिर नैतिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका गामक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये आपको भाषा के संदर्भ में। देखिए, भाषा के संदर्भ में जो संवेदनशील अवस्था माना गया है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था को माना गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं युवावस्था, मध्य बचपन और जन्म से पूर्व तो होगा ही नहीं। यदि कभी भी आपको भाषा के क्षेत्र में पूछा जाए तो यदि भाषा बच्चों में कब से प्रारंभ होता है, तो जन्म लेते ही बच्चों में भाषा प्रारंभ हो जाती है। भाषा के दो पक्ष हैं जो आपको पता होगा, एक जन्मजात होता है और दूसरा जो है वो आपका अर्जित होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाषा में एक अर्जन और दूसरा अधिगम होता है। तो अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक होता है, लेकिन वही अधिगम जो होता है वो प्रयास पूर्ण होता है। तो भाषा के क्षेत्र में आप इतना ये चीज़ भी समझ गए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, परिवार से आरंभ होने वाला वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू कर देते। देखिए, वो खुद को जानना शुरू कर देते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। ये क्या कहलाएगा? तो देखिए, जैसे ही बालक अपनी पहचान जानना शुरू कर देंगे और वो समाज से बाहर निकलने लगे, यानी कि परिवार से आरंभ होकर वो अब बाहर जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो प्रारंभिक समाजीकरण होता है जिसे हम परिवार के अंतर्गत रखते हैं, तो जैसे ही बालक परिवार की दायरा से बाहर की ओर जाता है वो आपको आ जाता है किसके अंतर्गत? द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत। चाहे जो भी हो जाए, चाहे वो समाज हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, ये सब आपके द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ और ये है आपका नैतिक विकास का कोहलवर्ग के सिद्धांत से रिलेट। कहते हैं, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य, क्या है? सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित। तो आपने देखा होगा कि कोहलवर्ग के जो 3 पक्ष हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, दूरस्थ परंपरागत, ये जो है
सबसे पहले तो आप जान लें कोहल वर्ग का कोई भी चरण नहीं है। अब 3 चरण है। पहला चरण जो होता है जिसमें बालक डर, अज्ञान और अपनी इच्छा के लिए जाने जाते हैं, इसमें बालक को नैतिकता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होता है, ठीक है। वही यदि हम बात करें पारंपरिक चरण, तो इसमें बालक समाज के नियमों को जानने लगते हैं, समाज के परिप्रेक्ष्य को आधार मान के करने लगते हैं, समाज की नीतियों को जानने लगते हैं, समाज के बारे में वो समझने लगते हैं और वो समाज की जो रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो पारंपरिक चरण होगा। इसको कई नाम से जाने जाते हैं, पारंपरिक चरण या फिर इसे आप कह सकते हैं परंपरागत चरण, ठीक है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका पियाजे से, तो आप लोग भी ज़्यादातर इस चीज़ को नोट करेंगे कि पियाजे, कोहलबर्ग, वैगोत्स्की ये सब ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो अक्सर आपको सीटेट में पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, यहाँ देखिए स्पष्ट है, कई बार हम इस चीज़ को, ये जो जीन पियाजे के शब्दावली है ना, इसको कई बार आपको डिफाइन कर चुके हैं। जब नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, आत्मसातीकरण कहा जाता है। यहाँ वैसे आपको आत्मसात कर, समाजीकरण क्या होता है, तो जिस समाज में रहकर हम समाज के नियमों को सीखने लगते हैं, जानने लगते हैं, वो समाजीकरण होता है। और समायोजन क्या होता है, तो अपने नियमों में हम बदलाव करके अपने आप को ढालने की कोशिश जब हम करते हैं तो वो समायोजन में होता है। जब हम पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं तो ये आपको किसके अंतर्गत, आत्मसातीकरण। देखिए आत्मसातीकरण का मतलब होता है कोई भी ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण कर लेना, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेना, उस चीज़ को जान लेना, क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है, या फिर आत्मसातीकरण भी आपको दे सकता है ऑप्शन। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा देख सकते हैं किस तरह से मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगती है। देखिए क्या कर रहा है, शब्दों का प्रयोग करने लगी तथा यह समझाने लगी कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। शब्द क्या है, वस्तु के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी, यानी कि वो तर्क भी करने लगी, और संरक्षण और क्रमबद्धता। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास है, इसमें संरक्षण, ये जो टॉपिक आया है संरक्षण और क्रमबद्धता, ये किस स्तर में आते हैं। तो यदि आप ये समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए संरक्षण, क्रमबद्ध करना, ये सब जो है वो जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के गुण हैं। इसलिए आप इसे नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। जब भी आपको जीन पियाजे में संरक्षण और क्रमबद्धता की बात करें तो ये आपको कहाँ चला जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम और देखिए इसमें जब कभी भी आपको तर्क, और वो भी कल्पनात्मक तर्क रहे, तो आप तो जानते ही हैं जब कल्पनात्मक तर्क होगा तो उसके लिए चला जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जब कल्पनात्मक रूप से तर्क करते हैं बच्चे, ठीक है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान, ZPD, जिसका नाम आप सुने ही होंगे, ZPD जोनल प्रोक्सिवल डेवलपमेंट, इसे इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसका नाम है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यह जो सिद्धांत है वो वैगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से लिया गया है, और इसीलिए इसका राइट आंसर जो है लेव वैगोत्स्की हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये भी क्वेश्चन है लेव वैगोत्स्की से। कह रहा है कि लेव वैगोत्स्की के मूल सिद्धांत सही मायने में दर्शाता है, यानी कि कौन से सही है। देखिए लेव वैगोत्स्की जो थे वो रूस के, सोवियत संघ रूस के मनोवैज्ञानिक थे, आपको भी पता है। ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, और ये दूसरी बात है कि इनका जो संबंध है वो किससे है, समाज से है। किससे है, समाज, यानी कि सोशल डेवलपमेंट पे ये बल दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास पे बल दिया है। तो इनका जो थॉट था वो अधिगम क्या है, एक सामाजिक क्रिया। उनका कहना था कि कोई भी बालक जो कुछ सीखते हैं वो समाज का ही देन है। जिस प्रकार से जो आपका जीन पियाजे समाज का विरोधी था, उनका कहना था कि बच्चे समाज से नहीं सीखते हैं बल्कि समाज में जो वस्तुएं हैं उस पर अपनी मानसिक क्रिया के आधार पर सीखते हैं। लेकिन वैगोत्स्की का कहना जो था वो क्या, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, और देखते हैं
10th क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन प्रगतिशील कक्षा से। देखिए प्रगतिशील शिक्षा की हम बात जब करते हैं तो आ जाता है जॉन डीवी, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा के जो जन्मदाता थे वो जॉन डीवी थे, और उन्होंने दो बात कही थी। पहला रुचि, कौन चीज़, रुचि, और दूसरा इन्होंने कहा था प्रयास। इनका दो मूल तत्व था, रुचि और प्रयास। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे कहते हैं प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक सार्थक। सबसे पहले आप यहाँ यदि मेरा टैग वर्ड देखेंगे तो स्पष्ट यहाँ आपको नज़र आएगा प्रतियोगिताओं। कई बार आपको बता दिए हैं यह एक टैग वर्ड है। जब भी प्रतियोगिता लगा हो और क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा जा रहा हो तो तुरंत आप इसे क्या करें, क्रॉस कर ले, ये उत्तर कभी नहीं होगा। जब आपको दंड लगा रहे तो ये भी ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, और मानकीकृत जब भी लगा हो तो समझ जाइएगा वो ऑप्शन नहीं है। अब आप बोलेंगे जब केवल भी आप बताए हैं ऑप्शन ट्रिक में जो केवल वाला उत्तर नहीं होता, देखिए यहाँ क्या किया है, निगेटिव से पॉजिटिव क्या कहते हैं, केवल अधिगम के मूल्यांकन के स्थान पर, देखिए इसके स्थान पर क्या आ रहा है, नया चीज, ये देखिए अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, यानी कि हम केवल को छोड़ रहे हैं और अधिगम के लिए मूल्यांकन को कर रहे हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी, यानी कि भाषा विकास का क्या है, पूर्वगामी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया है। तो जब संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया है तो ये किसका संबंध होगा, किससे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इस पर कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ज़्यादा थिंकिंग भी नहीं करना है। इसके बाद है, आप देख सकते हैं जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। देखिए इस चीज़ को बार बार आप देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो लास्ट में आकर के आप देखेंगे कि निगेटिव लगा, और यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं देख पाते हैं और तुरंत गलती तो नहीं है। और देखिए आपको पता है कि एक टीचर को कभी भी कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। जब आप अलग अलग बैठने की व्यवस्था करते हैं तो कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, लैंगिक रूढ़िवाद धारणा उत्पन्न होती है, आप लैंगिक पक्षपात करते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, नेगेटिव है, और इसीलिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन 13 नंबर के क्वेश्चन पर। हम कोशिश करेंगे जल्दीबाजी में करें और पूरे डिफाइन करते हुए करें, जिससे कि आपको बोरिंग महसूस भी ना हो और हम सभी क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझा भी पाए। देखिए कहते हैं पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान पर उनकी सहायता करती हैं, जहां वो लकड़ी के ब्लॉक यानी कोई टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई गतिविधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला, जहां पर वह शैक्षणिक अपेक्षाओं का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको कई बार बता चुके हैं, एक टीचर को कभी भी निगेटिव में नहीं जाना है, हमेशा पॉजिटिव में। तो आप इस ऑप्शन में देखिए कि पॉजिटिव वे में कौन लिया गया। कहते पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, ये ऐसा कभी भी एक टीचर को नहीं कहना चाहिए। जहाँ तक कि आपको पता है दुनिया के हर बच्चे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। दूसरा है पारो को परीक्षा देनी चाहिए, परीक्षा वाला उत्तर कभी नहीं होगा, इस चीज़ को आप नोट कर ले। जब भी आपके ऑप्शन में परीक्षा लगा हो आप सीधे तौर पर उसे इग्नोर कर देंगे। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना। कई बार हम आप लोग को ये ट्रिक दे दिए हैं, 2022 का ट्रिक है। जब भी आपको प्रासंगिक बनाने की बात करें, कोई चीज़ प्रासंगिक हो रहा हो तो ये पॉजिटिव में लेना है और प्रासंगिक वाला उत्तर होता है। ठीक है,
विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों को समावेशन करना चाहिए। बिल्कुल यही इसका राइट आंसर है। पृथक करके नहीं रखेंगे, अलग करके रखेंगे तो उससे लगेगा कि मैं कुछ अलग हूँ और वो कहीं ना कहीं अपने आप को कुंठा महसूस करेंगे। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? यहाँ आपको 4 तरह के दिए गए हैं। एक है अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, भाषिक और स्थानिक। सबसे पहले आपको समझना होगा ये जो हार्वर्ड गार्डनर के जो 8 बुद्धि को जो 8 भागों में बांटा है उसी का ये 4 भाग है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ध्वनि है, लय है और शब्द है। यानी लय की आवश्यकता किस में होती है? सबसे पहले आपको तो ये समझना होगा। तो ये सब चीज़ भाषिक क्षमता के लिए जो होते हैं उनके लिए चाहिए। स्थानिक होगा नहीं। अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक के बारे में बता ही दिए हैं। अंतःवैयक्तिक वो होता है जो अपने बारे में खुद को जानते हैं। अंतरावैयक्तिक के अंतर्गत वो होते हैं जो दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, दूसरे के बारे में अनुमान लगाते हैं। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाषिक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कक्षा में कौन सी आकलन विधि उपयुक्त होगा? आकलन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो है सहयोगी प्रयोजित कार्य। देखिए कोई भी चीज़ जब हम बच्चे के साथ सहयोग के साथ करेंगे ना, वो आकलन हो या मूल्यांकन हो या फिर कोई भी वर्क हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि एक शब्द वाले प्रश्न पूरक दे देंगे तो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं। मानक परीक्षण वाला उत्तर तो कई बार आप लोगों को बता दिए हैं जो नहीं होगा। और टैग वर्ड यदि आप स्मरण वाला याद किए होंगे, इस CTT सक्सेस क्लासेस जो YouTube चैनल है इस पर आपने देखा होगा कि टैग वर्ड मैं दिया हूँ, उसमें स्मरण वाला कई बार आपको बता दिए। स्मरण करना बिल्कुल गलत है, बच्चों को स्मरण नहीं करवाएंगे और इस तरह की परीक्षा प्रणाली नहीं होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बात की गई है CCE यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यदि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो बहुत ही आसान है यह तरीका। जैसे कि देखिए अंकों और ग्रेडों से छात्रों की सतत तुलना कई बार बता चुके हैं, टैग वर्ड भी है कि बच्चों को हम तुलना नहीं करवाएंगे। पेपर पेंसिल या देखिए निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में अनौपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। तो यहाँ देखिए निश्चित अंतराल में की गई है बात। तो यहाँ आपको सबसे पहले परीक्षा लेने की बात की गई है, परीक्षा का उत्तर नहीं होता है। समय समय पर बच्चों को स्मरण अभी तुरंत आपको बताएं। देखिए जब मेरे वीडियो को आप रेगुलरली देखिएगा और हर क्वेश्चन को जो हम अब आगे प्रत्येक दिन जो आपको सेट जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट हैं सभी को हम डिस्कस कराएंगे, तो आप बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से मेरे टैग वर्ड के आधार पर आप क्वेश्चन को छांट लेंगे और बहुत ही सटीक आप जवाब दे पाएंगे। तो देखिए स्मरण करने वाला उत्तर नहीं होता है, इसके आधार पर आप इसे भी काट देंगे। अब देखते हैं हम सही उत्तर क्या है। पर्यावरण के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना, उनकी सहायता करना बहुत ही पॉजिटिव है। क्योंकि हम बच्चों के साथ घुल मिलकर उसके साथ जुड़कर उनकी सहायता करते हुए मूल्यांकन करना है, न कि बच्चों को मूल्यांकन को एक थोप देना है, उसे एक भार के रूप में, उसे एक कह सकते हैं हम ऐसे कि मूल्यांकन को हमें बच्चों को ऐसा बनाना है कि जिससे बालक को ये नहीं लगे कि मूल्यांकन एक अलग हमारी शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न एक अलग हिस्सा है, बल्कि मूल्यांकन को अभिन्न हिस्सा बना के रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन। ये कहते हैं शिक्षार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? कौन से लक्ष्य देना चाहिए? असफलता से बचने वाले लक्ष्य। देखिए एक बच्चा जो होता है ना, वो इसके माइंड में ये मत देना है कि तुम ऐसे कर लो तो तुम असफलता से बच जाओगे, ठीक है ना, बल्कि हम बच्चे को ये हमेशा सिखाएंगे कि तुम आगे नया क्या सीखोगे। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको प्रवीणता। प्रवीणता का मतलब होता है नवीनता, कुछ नयापन, उन अभिमुखी लक्ष्य, यानी कि बच्चों को एक नए चीज़, नए नए शब्द, नए नए सृजनशील तरह के हमको बालक बनाना है, न कि बालक को ये सब बात बताना है कि तुम्हें हम
असफल नहीं हो इसलिए पढ़ा रहे हैं, या असफलता को स्वीकार कर लो, इन सब के लिए नहीं होता है। बल्कि हम बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित इसलिए करते हैं कि बालक अपने अंदर जो उनकी सृजनात्मक करने की क्षमता है वो जगा सके, इसलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाए। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है। देखिए, किस चीज़ को हम समावेशन कहेंगे, आखिर समावेशन होता क्या है। क्या विभेदन करने, भेदभाव करने से समावेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मानकीकृत अनुदेशन से होगा? नहीं होगा। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार कर, जब मान लीजिए आपके अंदर बहुत सारे ये बच्चे हैं, ठीक है, अब इनकी समस्या को आप देख करके यहाँ रखें, इनकी भी समस्या, इनकी समस्या, इनकी समस्या, इनकी समस्या, इनकी समस्या, इनकी समस्या, यानी कि सभी की समस्याओं को ध्यान में रख करके यदि आप कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर वह एक समावेशन का माहौल क्रिएट होगा और वो सभी के लिए समावेशन हो जाएगा, यानी कि सभी की बातों को आपने सुना। इसीलिए व्यक्ति विभिन्नता को जब भी आप ध्यान में रख करके कोई काम करेंगे तो वो समावेशन के अंतर्गत आ जाएगा। और इसीलिए हम कई बार बता रहे भी हैं कि जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा, उसमें क्या कहा जाता है कि व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखकर सभी बालक को, सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यदि हम शिक्षा देते हैं तो वो समावेशी शिक्षा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कर रहा है, एक बच्चा को आंशिक रूप से देख सकता है। देखिए, एक होता है पूर्णतः नहीं देख सकता है और एक होता है आंशिक रूप से देख सकता है। आंशिक मीन्स होता है जो बालक कुछ हद तक उस चीज़ को देख सकते हैं। घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि उस बच्चे को आप स्कूल से इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि आप उसे डिसाइड ये कर रहे हैं कि तुम घर पे ही पढ़ो, ऐसा नहीं है। जो आंशिक रूप से देखेंगे उनके लिए भी विद्यालय बना है, उसे एक अलग संस्था में रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अलग करेंगे समावेशी शिक्षा का उल्लंघन होगा। समावेशी प्रावधानों को पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। देखिए, उस बच्चे के लिए भी वही स्कूल है जो नियमित विद्यालय है, बस उनके लिए हम कुछ अलग तरह के प्रबंध करेंगे, उनके लिए हम प्रावधान कुछ लाएंगे। प्रावधान का मतलब ये नहीं उनके लिए नियम बना देंगे, बल्कि देखिए, जब आंशिक रूप से देख रहे हैं तो उनको आप श्रवण सामग्री यानी कि सुनने वाले सामग्री, उन्हें आप कक्षा में सबसे आगे बैठा सकते हैं जिससे कि वो स्पष्ट तौर पर देखें। तो कुछ उनके लिए आप प्रावधान करके और उसी नियमित विद्यालय में ही रखना होगा। यदि आप नियमित विद्यालय में नहीं रखेंगे तो फिर समावेशी शिक्षा का उल्लंघन होगा और इसीलिए इसका राइट जो आंसर है वो 3 ही होगा। ठीक है, चलिए अब फिर हम देखते हैं सृजनात्मक से रिलेटेड ये प्रश्न। इसमें क्या है, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक हो। सृजनात्मक यानी कुछ नया करना। नया कब करेगा? जब बच्चा कल्पना करेगा। कब करेगा? जब विचार का मंथन करेगा। कब करेगा? जब बच्चा अपसारी चिंतन करेगा। अभिसारी नहीं, ध्यान रखेंगे, अपसारी, अभिसारी नहीं। अपसारी का मतलब आपको बता दिए थे और फिर बता रहा हूँ कि अभिसारी का मतलब होता है ज्यों का त्यों। यदि कोई बालक 10 फूल का नाम में जो फूल का नाम लिखा है वो इसी चीज़ को फिर उतार दिया तो ये अभिसारी हो जाए। अपसारी का मतलब होता है कि बालक कुछ अपने तरफ से क्रिएट कर रहा, लेकिन यहाँ अपसारी तो है नहीं, अभिसारी है, इसीलिए आपका ये निगेटिव में चला जाए। असहमति के प्रति सहनशीलता। देखिए, कोई भी चीज़ पर यदि आप असहमति हैं तो उस पर सहनशील हो गए, ये भी एक सृजनात्मक का लक्षण। तो आप इसमें 3 को साइड करके 1, 2, 4 और 1, 2, 4 ऑप्शन किस में है? तो ये ऑप्शन आपका 4 में है, इसलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस तरह से, और ये आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि 20 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 को, उस शिफ्ट का ये पेपर है, आप देखते चाहें। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक स्वैर चिंतन यानी कि आत्म विमोह वाले छात्र आयोजित सत्र की सामूहिक
क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है। देखिए, कोई भी बच्चा कोई भी कार्य को करने में यदि कठिनाई का सामना कर रहा है या उससे नहीं हो पा रहा है या तो टीचर क्या करेगा, उसे प्रोत्साहित करेंगे, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं जो उनको हटा देंगे, उसको साइड करके चलेंगे। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री। देखिए, ऐसे बालक को सिर्फ सामग्री दे देने से नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कठिनाई महसूस कर रहा है। बच्चों को कम शोर वाले विशांत, देखिए कम शोर वाले विशांत, ये कुछ अलग टाइप का जो स्पेसिफिक चीज़ आ जाएगा, ऐसा तो कभी भी उत्तर नहीं हो। बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर का मदद लेना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए, सबसे पहले कह रहा है यहाँ कठिनाई का सामना कर रहा है कि सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो निगेटिव कई बार आपको बता दिए कि विशिष्ट स्कूल में भेजना, ये तो सबसे निगेटिव है। देखिए, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये भी कुछ हद तक निगेटिव है, ये भी कुछ हद तक, ये भी कुछ हद तक, क्योंकि ट्यूटर का मदद लेने की कोई बात ही नहीं है, उसे विश्रांत शांत। लेकिन जो सबसे ज़्यादा निगेटिव की बात की गई है यहाँ, वो बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, ये बिल्कुल अनुरूप नहीं है। अर्थात वो स्कूल के जो भी संचालन करता है वो उसको करने के लिए सक्षम नहीं है, इसीलिए ये सबसे निगेटिव है और ये इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्राथमिक कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आप तुरंत टिक कर लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन कई बार सीटेड में 1-2 आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करके दिया रहेगा, जिसमें आपको दोनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि विद्यालय को छात्र, कहते हैं विद्यालय को छात्रों में पाठ्यपुस्तक को याद करने, पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर अपनी अवधारणा। देखिए, आप पहले यहाँ तक यदि देखेंगे, गौर करेंगे तो निगेटिव था, याद करने, पुनः उगलने, लेकिन यहाँ से चेंज हो गया, भाषा चेंज हो गया। अवधारणा, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, पूछताछ, विवाद, समूह कार्य, योग्यता विकसित करना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव है और ऐसा करना चाहिए। ठीक है, एक टीचर। फिर कहते हैं अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। ये बात भी सही है, लेकिन इस दोनों का तालमेल नहीं है, यानी कि व्याख्या तो एक दूसरे का कर नहीं रहा है, क्योंकि इसका संबंध जो है वो बालक के जिज्ञासा, बालक के क्रियाशील, बालक के अवधारणा से रिलेटेड है, और ये अधिगम के स्वरूप क्रियाशील समाज से रिलेटेड। तो दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है यानी कि ये बी, इसका व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, और कुछ ही क्वेश्चन अब बचे हैं, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। कहते हैं एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आरक्षीय संसाधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। जब आप कोई चीज़ को संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, खंड कहेंगे। क्या कोई चीज़ का खंड है, जैसे हम कोई सूचनाओं को अलग अलग भागों में खंडित करके प्रेषित करते हैं, या किसी समस्याओं को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके, तो वो समस्या जल्दी समाधान हो जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ बात यहाँ ये नहीं है, यहाँ तो आपसे कहा जा रहा है कि आरेखीय संसाधनों का प्रयोग यदि करेंगे तो क्या कहलाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो संकल्पना मानचित्र होगा। अब कहेंगे आप क्यों, तो देखिए, जब बच्चा कोई चीज़ का आरेखीय संसाधन का प्रयोग करता है, यानी कि वो एक आरेख बनाता है, यानी कि वो एक मैप बनाता है, तो मैप वो उनकी संकल्पना पर होती है, उनकी जो है चिंतन पर होती है, उनके
शीलता पर, यानी कि कल्पनाशीलता पर। और कल्पनाशीलता का यहाँ संबंध संकल्पना, उनकी स्मृति सहायक नहीं होता है, अग्रवर्ती आयोजक नहीं होता और खंडन नहीं होता है। और यदि आप लोग थोड़ा भी टैग वर्ड मेरा देखे होंगे तो उसमें स्पष्ट हम कहें कि संकल्पना वाला उत्तर होता है। बच्चे हर एक कार्य को अपनी संकल्पना को आधार मान के करते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा है। प्रेरणा कह सकते हैं, अभिप्रेरणा कह सकते हैं। देखिए 2 तरह के होते हैं। पहला होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, और दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। बाह्य अभिप्रेरणा जो है वो निगेटिव होता है और आंतरिक अभिप्रेरणा पॉजिटिव होता है। अब कौन कौन चीज़ बाह्य अभिप्रेरणा होगा, तो देखिए जो चीज़ बाह्य हैं, जो हम डायरेक्टली बच्चों को देते हैं, डायरेक्ट, जैसे किसी बच्चे को कहना कि तुम फर्स्ट होगे तो पेन दे देंगे, तुम्हें हम टॉफ़ी दे देंगे, तुमको इतना ये चीज़ कर देंगे, तुमको साइकिल खरीद देंगे, तुमको बर्थडे में ये गिफ्ट दे देंगे, ये सब बाह्य अभिप्रेरणा है, क्योंकि ये क्षणिक हैं। आप बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम इतना नंबर लाओ, टॉफ़ी दे देंगे, टॉफ़ी मिल गया, वो उतना नंबर ला लिया, अगले दिन से फिर पढ़ना छोड़ देंगे, तो ये सब बाह्य अभिप्रेरणा। अब यहाँ देखना है आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि उसमें बालक अपने रुचि, अपने अभिव्यक्ति, बालक आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको देखना होगा। 90% से ऊपर अंक लाना, घड़ी दिलाने, आ गया ना बाह्य अभिप्रेरणा। टीवी देंगे, बाह्य अभिप्रेरणा, चूँकि बाह्य चीज़ है। और प्रशंसा कर देना, यानी कि वो बाह्य रूप से प्रशंसा कर दिए तो खुश हो गया, नहीं। और देखिए रुचि, तो आप टैग वर्ड जो देखेंगे ना, जब हम बांटे थे उसमें बताए थे, क्लास में भी कई बार बताए हम ऑफलाइन बैच में, कि आपकी रुचि, आपकी अभिवृत्ति, आपका जो अपना आंतरिक इच्छा है, आपकी इच्छा शक्ति है, आपका जो व्यवहार है, ये सब क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। लेकिन जो बाह्य चीज़ है, जो बाह्य वस्तुएं हैं, वो बाह्य अभिप्रेरणा है, ठीक है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। कौन चीज़ ऐसा है। छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी अर्थपूर्ण विधियाँ सिखाना, ये तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को अर्थपूर्ण ढंग से सिखाएंगे। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करना। तीसरा है, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना। और चौथा है, कक्षा में प्रदर्शन एक दूसरे को तुलना करना। देखिए यह क्वेश्चन बनाने में मुश्किल से 15 सेकेंड लगेंगे, यदि आप ट्रिक आपको पता है। क्या, तो कई बार आपको बता चुके हैं, प्रत्येक बच्चे एक दूसरे से स्पेशल होते हैं। इस स्थिति में आप एक बच्चे का तुलना दूसरे बच्चे के साथ नहीं कर सकते हैं, यह बाल विकास कर रहा है। और इसीलिए आपको स्पष्ट मैं बता चुका हूँ कि तुलना करना ये आपका निगेटिव वर्ड है, और यहाँ आपसे निगेटिव पूछा जा रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाए। 15 सेकेंड में आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों को भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियां का विश्लेषण करती हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, यानी कोई त्रुटि करता है उसका यदि हम विश्लेषण कर देते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, क्यों विश्लेषण करते हैं। क्या हम बच्चों को अलग करने के लिए? नहीं, कभी भी बच्चों, जो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी भी आधार पर आप बच्चे को अलग न करें। यदि आप अलग करेंगे तो जिन बच्चों को अलग करेंगे, जिन बच्चों को पृथक करेंगे, वो अपने आप को कुंठित महसूस करेंगे, या फिर वो प्रतिभाशाली बालक ही क्यों न हो। यदि आप प्रतिभाशाली बालक को भी अलग कर देते हैं तो अन्य बच्चे कुंठित हो जाएंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, इसीलिए कभी भी पृथक नहीं करना है, ठीक है। दंड कभी देना नहीं है। और इसमें आप देखेंगे त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न, यानी कि प्रश्न देंगे। इसमें अधिक प्रश्न की क्या बात है। त्रुटियां को समझाना, देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं और चिंतन को समझने में मदद कर रहे हैं, वैसे ही पॉजिटिव लग रहा है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। उम्मीद करते हैं इस में आप बहुत अच्छे नंबर लाए होंगे, और आप सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आप इसमें
कुल कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं और यह सेशन आपको कैसा लग रहा है। यदि इसी तरह आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं प्रत्येक दिन हर जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। समय नहीं रहता है, आपको पता ही होगा कि सरकारी विद्यालय में जाने के बाद जो है अब मुझे जो है टाइम का बहुत ही ज़्यादा पाबंदी हो जाता है, जिसके कारण मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं बना पाता हूं। लेकिन फिर भी यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर हम एक वीडियो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लेकर ज़रूर आऊँगा। देखिए एनईपी 2020 से है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना? बिल्कुल नहीं, कोई भी बच्चे परीक्षा के लिए नहीं पढ़ते हैं, न ही स्मरण शक्ति के लिए पढ़ते हैं जो स्मरण पर आधारित याद करना। एनईपी 2020 बार बार कह रहे हैं कि बच्चे को व्यवहारिक रूप से पढ़ाइए, न कि स्मरण के आधार पर, न परीक्षा के आधार पर। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? 3 या 4? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो संप्रत्यय अब संप्रत्यय का मतलब क्या होता है? तो कंसेप्ट। आप यहाँ देखेंगे तो इसका जो इंग्लिश है, देखिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ पर, उनकी कंसेप्ट पर आधारित होना चाहिए जिससे कि बालक समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? व्याख्यान बच्चा को देने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए बच्चे को व्याख्यान नहीं देना चाहिए। यंत्रवत अभ्यास, बार बार एक ही चीज़ को पुनरावृत्ति करने से बालक नया चीज़ कैसे सीखेंगे? इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जब वे कार्य और क्रियाकलाप में क्रियाशीलता से भाग ले, कई बार आपको बता चुके हैं कि आप अपना शिक्षण तभी प्रारंभ करें, तभी आपका इफेक्टिव होगा जब बच्चा उस कार्य को करने के लिए, उस चीज़ को लेने के लिए, उस चीज़ को सीखने के लिए स्वयं आंतरिक रूप से सक्रिय हो जाए। और इसमें वही क्रियाशीलता की बात की गई है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। और यदि हम बात करें चौथे ऑप्शन की तो इनाम और पुरस्कार आ गया ना, तो निगेटिव हो गए। इतना आसान क्वेश्चन है, यदि देखा जाए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीटेड में पूछे जाते हैं। यदि थोड़ा आप लोग मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर सीडीपी में आप 25-26 नंबर आराम से ला सकते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इस सेशन को हम यहीं खत्म करेंगे। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना ... को बढ़ावा दे। कभी भी यंत्रवंत जो लगा हो ना तो आप इसे सीधे साइड कर दें, ठीक ना। बच्चा हमेशा जो है खोजने को बढ़ावा देना चाहिए। एक टीचर बच्चों को जितना ज़्यादा सृजनशील बनाएगा, जितना ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति के बताएगा, जितना ज़्यादा वो अन्वेषण करवाएगा, वो उतना ज़्यादा बच्चा सीखेंगे। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो अन्वेषित अधिगम। अन्वेषित अधिगम यानी खोजपूर्ण अधिगम, अन्वेषित अधिगम अर्थात सृजनशील अधिगम, जिसमें बालक को खुद से कुछ खोजने का, बच्चे को खुद क्रिएट करने का अवसर दिया जाता हो। इसलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा, आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे। यदि आप सीखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर यदि फर्स्ट बार आप इस वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।